वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन से रिलेटेड दोस्तों जो ट्रेड से रिलेटेड जो हमारा पेपर होता है दोस्तों, ये इस समय पे हम लोग दोस्तों जो पढ़ रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ रहे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दोस्तों आपको बता दूं कि जो रेलवे एएलपी का सेकंड सीबीटी होता है, टेक्नीशियन का होता है, तो दोस्तों इनमें एक टेक्नीशियन से मतलब ये टेक्नीशियन और एएलपी में एक ट्रेड से रिलेटेड पेपर आपका होता है। दोस्तों इन ट्रेड से रिलेटेड पेपर को क्वालिफाई करना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। अगर जो बच्चे ट्रेड के इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चे यानी कि फेल माने जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ट्रेड का जो पोर्शन आपका होगा उस ट्रेड वाले पोर्शन को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, नहीं तो दोस्तों आप पास होते हुए भी फेल माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह पे जो हमारी क्लास चल रही है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की चल रही है। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों आज हम आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे और इस तीसरे प्रैक्टिस सेट में टोटल दोस्तों 1 से लेकर के 75 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो दोस्तों तो आपको बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नाम का हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां से आप लोग वहां से जाकर के उन पुराने वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो और सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, इन एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ये क्लास हमारी हर रोज सुबह 8 बजे होती है, तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपको अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ में यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इन सब के साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सभी बुकों का पीडीएफ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो दिया गया है कि रहा किसी व्यक्ति को अगर बिजली का शॉक लगता है, झटका लगता है तो उससे क्या हानियां होंगी। यहाँ पे विकल्प नंबर देख लीजिएगा, पहला जो ऑप्शन दिया कह रहा है किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना। हाँ भाई ऐसा तो होता है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। जहां पे बिजली का शॉक लगता है तो वो अंग पर क्या होता है, विशेष पर छाले पड़ जाना, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना और मांस का जल जाना, ये बात सही कह रहा है। फिर हृदय गति रुकना अर्थात मृत्यु हो जाना। दोस्तों जब हृदय की गति जब व्यक्ति की रुक जाती है तो क्या होता है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी बात सही कह रहा है, ऐसा भी तो होता है शॉक लगने से। फिर कह रहा श्वास में रुकावट आना या फिर दोस्तों मूर्छा हो जाना। हाँ ये भी बात होता है। तो दोस्तों देखेंगे, देखिए तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं तीनों हमारे बिजली के शॉक लगने से, झटका लगने से ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये सब बच्चे जानते होंगे दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर डी, ये तीनों हमारे पॉइंट राइट हो जाएंगे, विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा नंबर। और दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि डॉट उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है, पूर्ण रूप से, संकेतक रूप से, लेखाबद्ध रूप से, एकीकृत रूप से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है, वो हो जाएगा पूर्ण उपकरण। यहाँ पे आप क्या भर देंगे, पूर्ण उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 2 का ए ऑप्शन यानी कि पूर्ण शब्द भर दिया जाएगा। क्या भर दिया जाएगा दोस्तों, पूर्ण शब्द हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा तीसरे नंबर। और तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कहा है
कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत अप्रतिसंतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। तो बात समझिएगा, यहां पे कहा प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव, देखिए किसमें बदलाव कहा है कि तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रतिसंतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। तो क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रतिसंतुलित विभव के बदलाव की औसत दर ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। देखिए ऊष्मीय बहाव संवहन दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 3 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 3 के बाद हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, और चौथे नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया यहाँ पे ये गया है, इस पे कहा गया है कि कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। कह रहा कौन से वर्ग का विद्युत रोधन तापमान या कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। तो दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा ए बी वर्ग का, ई वर्ग का, सी वर्ग का या बी वर्ग का। तो यहां से अगर आप दोस्तों जानेंगे तो ये जो होता है देख लीजिएगा, जो सी वर्ग का होता है ये अत्यधिक तापमान सह सकता है। इसका तापमान कितना होता है 180 डिग्री से अधिक होता है, से अधिक यहां पे लिख दीजिएगा, प्लस कर दीजिए आगे हमने लिख दिया, ठीक है ना। अगर इसको आप जानेंगे तो देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है तो ए बी तो नहीं होता दोस्तों, ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। ई वर्ग का दोस्तों कितना होता है देख लीजिएगा, ई वर्ग का होता है 120 डिग्री होता है। और फिर इसके बाद देख लीजिएगा बी, तो बी वर्ग का हमारा दिया गया 130 डिग्री, तो 130 डिग्री हो जाएगा। लेकिन सी वर्ग का देखेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सी वर्ग कितना हो जाएगा 180 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देख लीजिएगा ई वर्ग का 120 डिग्री होता है, बी वर्ग का हमारा हो जाएगा, बी वर्ग का 130 डिग्री हो जाएगा और सी वर्ग का 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा तो कुल मिलाकर सबसे अधिक तापमान पूछा सह सकता है कौन, सी वर्ग सह सकता है। तो यहाँ पे चौथे का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वें नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है, का आवेश समान रूप से वंटित नहीं है, का आवेश एक समान वंटित है, धारा को रोकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धारा का प्रवाह करने वाला एक लंबा सीधा चालक एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है, के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग चालक रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग धारा का वहन करता है, धारा का वहन करता है। देख लीजिएगा कह रहा रिंग पर एक बल डालेगा यदि धारा का वहन करता है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 5 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 5 के बाद हम लोग 6ठा नंबर देखेंगे, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है। देख लीजिएगा ये जो चिन्ह है कह रहा क्या दर्शाएगा, देखिए टावर दर्शाएगा या फिर पावर लाइन को काटने वाली लाइन दर्शाएगा, या कार्टिज फ्यूज दर्शाएगा, या नाली से जाने वाली लाइन दर्शाएगा। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि जो चित्र दिया गया है, ये चित्र कह रहा निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है, ये कार्टिज फ्यूज को दर्शाता है। किसको, कार्टिज फ्यूज को। 6 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 6 के बाद हम लोग 7वां नंबर देखेंगे, और 7वें नंबर पे क्वेश्चन में हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 4 सेलों को जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ ई का है, ईएमएफ का मतलब ईएमएफ में ई का है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। देखिए किसमें जोड़ा गया, श्रेणी में कह रहा जोड़ा जाता है। तो कह रहा इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ होगा। तो देखिए इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ होगा। देख लीजिएगा जब श्रेणी में जोड़ने के लिए बताया गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे हम श्रेणी में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ने पर देख लीजिएगा यहाँ पे क्या 4 सेलों को जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई है, प्रत्येक का ईएमएफ क्या है, ई है, का है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। दोस्तों देख लीजिएगा तो ये ई बराबर हमारा हो जाएगा श्रेणी में, जब इसको आप जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो कह रहा इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो प्रत्येक का ई है, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो देख लीजिए कितना हो गया 4 बार ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 4e ही तो आ जाएगा। देखिए 4e हो जाएगा श्रेणी में जुड़ने से। देखिए 4e दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 7वें का दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा था 7वें का
बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है, 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है, देख लीजिएगा, 8वां नंबर कहा है कि एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है। एसी जो है, एसी करंट जो कह रहा है वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है, क्योंकि इसमें होता है प्रबलतम चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उपर्युक्त सभी होता है। वहां समझिएगा, एसी धारा वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है। देखिए एसी जो है धारा वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है, क्योंकि इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है भाई, इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया संभव होती है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये दिया गया है 8 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां पे कहा गया है कि लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। देखिए लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है, उपर्युक्त सभी होती है। तो 9 का देखेंगे तो विकल्प नंबर देख लीजिएगा, लो पावर फैक्टर से हमारा कॉपर हानि भी बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाता है, खर्च भी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के उपर्युक्त सभी जो दिया गया देख लीजिएगा डी ऑप्शन। तो 9 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 9 के बाद हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि भाई पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है 30 mm, 50 mm, 38 mm या फिर दोस्तों 45 mm। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि पाइप अर्थिंग के लिए 38 mm मिलीमीटर व्यास यानी 2.5 मीटर लंबा, जिसमें 12 मिलीमीटर व्यास के अनेक छिद्र बनाए हुए होते हैं। पाइप अर्थिंग में 8.5 SWGI तार का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर देखेंगे तो पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास कितना होता है, 38 mm होता है। तो यहां पे देखेंगे तो 38 mm दोस्तों देख लीजिएगा, 38 mm आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। 38 mm दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है 10 का सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भाई आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और 11 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि जीनर डायोड को सदैव डॉट डॉट अवस्था में संयोजित किया जा सकता है। जीनर डायोड को सदैव देखिए फॉरवर्ड बायस में संयोजित किया जाता है, या रिवर्स बायस में संयोजित किया जा सकता है, या श्रेणी क्रम में, या श्रेणी तथा समांतर दोनों क्रम में। तो दोस्तों आप जान लीजिएगा आज से कि जीनर डायोड को सदैव रिवर्स बायस में संयोजित किया जा सकता है। किसमें, रिवर्स बायस में। तो 11 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कहा है कि एक साधारण अर्ध तरंग दिष्टकारी एक एकल डायोड से निर्मित है और एक एकल भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है। तो देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक साधारण अर्ध तरंग दिष्टकारी एक एकल डायोड से निर्मित है और एक एकल भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया कि एक अनिवार्य रूप से स्थिर डीसी वोल्टेज, फिर कह रहा एक ज्यावक्री विभव जिसमें डीसी शिफ्ट हो, फिर कह रहा एक तरंग रूप जिसमें आगत ज्यावक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग हो, एक अन्य एसी विभव जो मूल विभव को 180 अंश कालांतर में हो। तो यहां पे देखेंगे तो देखिए यहां पे ये तो कहा गया कि एक साधारण अर्ध तरंग दिष्टकारी एक एकल डायोड से निर्मित है और एकल भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। देखिए एक तरंग रूप जिसमें आगत ज्यावक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग हो। तो 12 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 12 के बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि जटिल परिपथों में देख लीजिएगा यहां पे बता दिया गया कि जटिल परिपथों में यहाँ पे जटिल परिपथ बताया गया। तो जटिल परिपथों में स्थिरता गुणांक एस इंटरकैप आईसी स्लैश इंटरकैप आईसी 0, जहां इंटरकैप का मतलब होता है डेल्टा। देख लीजिएगा ये जो कैप लगाया है डेल्टा आईसी
अपान का डेल्टा IC 0। तो यहाँ पे करा जटिल परिपथों में स्थिरता गुणांक S बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन हमारा 1, यानी कि क्या हो जाएगा IC 0, ट्रांजिस्टर में IC 0 बीटा तथा IB के परिवर्तनों के कारण ऊष्मीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक प्रकार से फार्मूला हमारा इस प्रकार से लिखा है, ये इसको आप लिख सकते हैं ये डेल्टा IC अपान का यहाँ पे डेल्टा IC 0। तो यहां पे अगर देखा जाए तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हमारा माना जाएगा, देख लीजिएगा यहां से अगर देखेंगे तो ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर में IC 0 जो होता है वो बीटा तथा IB के परिवर्तनों के कारण उसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। कहा गया कि जब एक नॉन इनवर्ट एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं, जब एक नॉन इनवर्ट एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं विभव परिवर्तक कहेंगे, विभव अनुसरक कहेंगे, उत्सर्जक अनुसरक कहेंगे या धारा परिवर्तक कहेंगे। तो यहां पे अगर देखेंगे तो जब एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तो उसे विभव अनुसरक कहेंगे, विभव अनुसरक। देखिए अनुसरक ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 14 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभव अनुसरक कहते हैं। 14 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 14 के बाद हम लोग देखेंगे 15 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है कहलाता है। वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है कहलाता है। धारा नियंत्रित दोलित्र कहलाएगा, वोल्टता नियंत्रित दोलित्र कहलाएगा, फेज लाफ्ड दोलित्र कहलाएगा, प्रतिरोध नियंत्रित दोलित्र कहलाएगा। दोलित्र तो यहां पे अगर आप देखेंगे 15 नंबर में, तो ये वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है वो कहलाता है दोस्तों हमारा वोल्टता नियंत्रित दोलित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए वोल्टता नियंत्रित, देखिए नियंत्रित, वोल्टता नियंत्रित दोलित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे दोलित्र कहलाएगा। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर देखेंगे तो 15 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 15 के बाद हम लोग देखेंगे 16 से लेकर के 18 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, पीएलसी से तात्पर्य है। देखिए पीएलसी का तात्पर्य है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे प्रोग्रामर, देखिए हम लिखे दे रहे हैं PROGRA प्रोग्रामर, देखिए डबल प्रोग्रामेबल, देखिए डबल MABLE प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। देखिए लॉजिक आगे लिखेंगे कंट्रोलर, देखिए CONTROLLER लॉजिक कंट्रोलर। तो ये हो जाएगा पीएलसी का तात्पर्य हो जाएगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा हमारा सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 16 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा है डेसिमल संख्या 78 का बाइनरी समकक्ष होगा। तो देख लीजिएगा भाई, अब यहाँ पे डेसिमल कहा गया है, डेसिमल संख्या 78 जो लिखा हुआ है इसका कह रहा है बाइनरी समकक्ष होगा। तो देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा, पहले बात इसको समझिएगा ध्यान से। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा 78 दिया गया है, तो ये आप 78 लिख लेंगे और यहां से दोस्तों देख लेंगे, ये देख लीजिएगा पहले आप इसको 2 से कट करेंगे। तो 2 से देखिए 2 3 6, 2 नहीं 18 पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब देखिए फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 से ही कट किया जाएगा, 2 1 2, 2 नहीं 18 बचा 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। फिर देखिए 2 से इसको कट करेंगे, 2 नहीं 18 बचा 1, तो फिर यहाँ पे 1 रख देंगे। फिर 2 चौको 8, फिर 1 बचा, फिर 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे, देखिए 2 दूनी 4, तो देखिए 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। जब पूरा पूरा कट जाए तो 0 रखेंगे, और फिर 2 1 2, यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा पूरा कट गया, 0 रख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां से अगर हम देखेंगे
तो देख लीजिएगा ये आ गया हमारा। अब 2 का भाग एक बार और इसमें वापस से देंगे, देखिए ये हमारा कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा। तो बस अब यहां से आपको क्या करना है, देख लीजिएगा यहां से आपको नीचे से ऊपर के लिए इसको लिख लेना है। ये हम क्या करते हैं, डेसिमल संख्या 78 का बाइनरी, यानी डेसिमल से हम किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसको अगर हल करेंगे, देखिए 1 है, 1 लिख देंगे, 0000 लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 3 बार 1 दिया गया है, तो आप 3 बार 1 लिख देंगे और फिर हमारा 0 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और इसमें हमने 78 को चेंज किया है ना, तो यहाँ पे आप लगा देंगे दोस्तों 10 लगा देंगे। बस यही हमारे इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 100,110, देखिए 100,110 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 17 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है। देखिए रूल नंबर 85 में, रूल नंबर 75 में, रूल नंबर 77 में, रूल नंबर 92 में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये रूल नंबर हमारा 77 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रूल नंबर 77। देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए रूल नंबर 85 में क्या दिया गया, खंभों के बीच अधिकतम अंतर दिया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे रूल नंबर 75 में हमारा क्या दिया गया है, सिरोपरी लाइनों में जोड़ बनाने के लिए। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, देखिए सिरोपरी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिरोपरी लाइन में जोड़ बनाने। देखिए जोड़, आगे लिख दीजिएगा जोड़ बनाने। देखिए इसमें हमारा क्या दिया गया है, ये रूल नंबर 92 में आसमानी विद्युत से सुरक्षा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आसमानी विद्युत से सुरक्षा, आसमानी विद्युत से सुरक्षा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है रूल नंबर 85 नियम नंबर 85 में क्या दिया गया है, खंभों के बीच अधिकतम अंतर। यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा खंभों के बीच अधिकतम अंतर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिकतम अंतर लिख दीजिएगा, अंतर। अब देख लीजिए रूल नंबर 77 यहाँ पे कहेंगे तो देख लीजिए यही है हमारा, ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई। तो ये किसमें, रूल नंबर 77 में। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो 11 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 19 नंबर में कहा गया है कि डीसी मशीन में क्या होता है। देखिए डीसी मशीन में क्या होता है हमारा, आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। तो देख लीजिएगा, फिर कह रहा आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ एक दिशीय होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे अल्टरनेटिंग होते हैं। ये बात गलत कहा गया है। आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ टर्मिनल पर एक दिशीय होते हैं, ये भी गलत कहा गया है। आर्मेचर चालकों एवं टर्मिनल पर ईएमएफ अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि धारा एक दिशीय होता है, गलत कहा है। यानी कि इसका मतलब देखेंगे तो डीसी मशीन में पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 19 का विकल्प नंबर ए। देख लीजिएगा क्या दिया गया, आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर एक दिशीय होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। तो ये हो जाएगा 19 का विकल्प नंबर हमारा ए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या होगी। देख लीजिएगा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि श्रेणी कुंडली, जैसे श्रेणी में कोई कुंडलित डीसी मोटर लगी है और उसकी स्पीड कह रहा क्या होगा, तो उसकी जो स्पीड होगी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, उसकी स्पीड हमारी शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, गलत कह रहा है। डाइवर्टर द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है, गलत कह रहा है। फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है, आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये गलत कहा है। ये जो कहा है फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है, ये बात सही है कि श्रेणी कुंडली की डीसी मोटर की स्पीड जो होती है वो फ्लक्स के घटने के साथ साथ बढ़ती है। यानी कि इस प्रकार डीसी सीरीज मोटर की गति फ्लक्स के घटने से बढ़ती है। दोस्तों क्या हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर की गति फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो 20 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो आपने क्या जाना दोस्तों, देख लीजिएगा डीसी सीरीज मोटर, देखिए यहाँ पे अगर लिख दें सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की गति, देखिए आगे लिख दीजिए की गति, डीसी सीरीज मोटर की गति फ्लक्स घटने से, देख लीजिएगा आगे लिखेंगे फ्लक्स घटने से, फ्लक्स घटने से, फ्लक्स घटने से बढ़ती है। यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, बढ़ती है। अच्छा ये हो गया भाई, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देख लेते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। देखिए ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाई जाती है करा, उसमें सबसे उपयुक्त मशीन कौन सी है, उपयुक्त सामग्री कौन सी है, मशीन सामग्री कौन सी है। देखिए हार्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील गलत कह रहा है, कास्ट स्टील गलत कह रहा है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन, देखिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील ये हमारा बिल्कुल सही है, कास्ट आयरन देखिए भी गलत है। यानी कि देखेंगे 21 का विकल्प नंबर जो सी है हमारा, यानी कि अब आपको पता हो गया कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील सबसे उपयुक्त मटेरियल माना जाता है या सामग्री माना जाता है। दोस्तों आप समझ लीजिएगा, अब इसमें क्या होता है, इसमें आयरन सिलिकॉन मिश्र धातु जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो गया कि 21 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 21 का 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर में 21 के बाद हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कहा गया है कि संट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन व्यक्त करता है। संट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण व्यक्त करता है यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध में, फिर कहा गया अधिकतम वोल्टता में, अधिकतम धारा में, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि संट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण धारा व्यक्त करता है। क्या होता है, अधिकतम विक्षेपण, अधिकतम धारा विक्षेपण करता है। देख लीजिएगा ये अधिकतम धारा यहाँ पे लिखा है ना सी ऑप्शन पे, तो यही हमारा 22 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अधिकतम धारा मतलब ये क्या करता है, संट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण अधिकतम धारा को व्यक्त करता है। विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि किसी ड्रम या टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु डाट डाट का प्रयोग किया जाता है। समानांतर प्रतिरोध के लिए या श्रेणी प्रतिरोध के लिए दो संधारित्र का समानांतर जोड़ या श्रेणी प्रेरण। तो यहाँ पे करा किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने के हेतु हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा श्रेणी प्रतिरोध, देख लीजिएगा श्रेणी प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर 23 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 23 के बाद हम लोग 24 नंबर देखेंगे, और इस पे कहा गया है कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। देखिए सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर होता है। तो यानी कि विकल्प नंबर देख लीजिएगा वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 24 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर होता है, यानी कि 24 का विकल्प नंबर ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 24 के बाद हम लोग देखेंगे 25 नंबर, और 25 से लेकर के 27 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे कहा गया कि यदि दो प्रत्यावर्तक समानांतर या समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि दो प्रत्यावर्तक समानांतर में कार्य कर रहे, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए। नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण बढ़ाना, कमजोर रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण वही हो, मजबूत रखना तथा वही इनपुट बलाघूर्ण रखना, नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण कम करना। तो 25 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे रखना इनपुट टार्क, यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 25 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा।
और आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि तुल्यकाली मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है। देख लीजिएगा यहाँ बताया गया तुल्यकाली मोटर जो है करा कौन सी स्पीड पर चलती है। देखिए तुल्यकाली गति से कम स्पीड पर चलती है, या तुल्यकाली गति पर चलती है, या तुल्यकाली गति से अधिक पर चलती है, या इनमें से किसी पर भी नहीं चलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तुल्यकाली मोटर जो होती है किस स्पीड से चलती है, तुल्यकाली गति पर ही चलती है। तुल्यकाली मीटर यानी मोटर, तुल्यकाली मोटर जो होती है वो तुल्यकाली गति पर ही चलती है। तो 26 का बी ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, तो 26 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों, तुल्यकाली मोटर जो होती है तुल्यकाली गति पर चलती है। तुल्यकाली गति पर चलने के कारण प्रायः इसकी गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे लोड पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसको? तुल्यकाली मोटर को। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट, वो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में क्षतियां कम और दक्षता अधिक है। एमजी सेट में, रोटरी परिवर्तक में, मरकरी और रेक्टिफायर में, मेटल रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे देखेंगे तो 27 का जो हो जाएगा देख लीजिएगा मेटल रेक्टिफायर, यानी कि किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में क्षतियां कम है और दक्षता अधिक है। तो मेटल रेक्टिफायर में दोस्तों देख लीजिएगा मेटल रेक्टिफायर 27 का देखेंगे तो डी ऑप्शन, मेटल रेक्टिफायर के एसी से डीसी परिवर्तन में क्षतियां कम और दक्षता अधिक होती है। ये दिया गया कहां पे? डी ऑप्शन पे। तो 27 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 27 के बाद हम लोग देखेंगे 28 से 30 नंबर तक के क्वेश्चनों को, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि मीट्रिक प्रणाली में एसई तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है व्यास मिलीमीटर में, कटास क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में, गेज संख्या के रूप में, ओम में प्रतिरोध के रूप में। मीट्रिक प्रणाली में एसई यानी कि एसई तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मीट्रिक प्रणाली में एसई तांबे के तार का आकार व्यास मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ये ए ऑप्शन में देख लीजिएगा दिया गया है व्यास मिलीमीटर में। देख लीजिएगा 28 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 29 नंबर देख लीजिएगा, और 29 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स और कुंडलियां क्वाइल्स, कुंडलियों को क्या बोलेंगे? क्वाइल्स बोलेंगे। और कहा गया है कि यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स हैं और कुछ क्वाइल्स की संख्या 16 बताई गई है, यानी पोल्स की संख्या 8 बताई गई है और यहाँ पे क्वाइल्स की संख्या बताई गई है 16 बताई गई है। तो कह रहा कुंडलन संख्या बराबर प्रारंभिक कुंडलन संख्या, तो यह डॉट डॉट प्रकार की बाइंडिंग होगी। तो देख लीजिएगा जब यह हमारी इस प्रकार का कौन सी बाइंडिंग होगी, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखों की मोटर में 8 पोल्स हैं और कुंडलियों की संख्या 16 है, तो यहाँ पे क्या होता है? वह पूर्ण कुंडली प्रकार की वाइंडिंग होती है। यदि वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का मान बराबर हो तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। देख लीजिएगा, और फुल पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है, यानी कि यहाँ पे हम इसको कहेंगे, देखिए 8 पोल्स है यहाँ पे दिए गए हैं, 8 यहाँ पे पोल्स हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी 16 क्वाइल्स है, यानी कि 16 क्वाइल्स है। तो ये हमारा क्या बनेगा? पूर्ण कुंडली बनेगा। क्या बनेगा? पूर्ण कुंडली बनेगा। भाई यहाँ पे समझिएगा पूर्ण कुंडली बनेगा। ये दिया गया है देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर हम देखेंगे तो 29 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसी में हमारा क्या होगा, देखिए यदि वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का मान बराबर हो, अब इसी में समझिएगा वाइंडिंग पिच, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वाइंडिंग पिच और दोस्तों क्या होगा? पोल पिच। देखिए वाइंडिंग पिच और दूसरा हम क्या लिखेंगे? वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पोल पिच का मान बराबर होगा। देखिए बराबर हमने लगा दिया ना, बराबर अगर होगा, बराबर होगा तो क्या होगा? देखिए तो बराबर होगा तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग होगी। तो वाइंडिंग, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग होगी, फुल पिच वाइंडिंग होगी, फुल पिच वाइंडिंग आगे ले दीजिएगा होगी, फुल पिच वाइंडिंग होगी। ठीक है ना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड। तो आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 29 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 30 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर यहाँ पे
एकल परत किसमें होती है, तो मोटर, पंखे की जो मोटर होती है वो एकल परत की होती है, यानी कि एकल फेज कह सकते हैं या एकल परत कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। कार्बन फिलामेंट, टेंटालम फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, नाइक्रोम फिलामेंट। विकल्प नंबर देखेंगे 30 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी देख लीजिएगा, नाइक्रोम फिलामेंट, यानी कि 30 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे कार्बन फिलामेंट की बात करेंगे तो इसकी जो यानी कि क्या होती है, इसकी जो वो होती है फिलामेंट का जो ताप का होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देख लीजिएगा अगर इसे टंगस्टन का ताप देखेंगे, देखिए टंगस्टन का अगर आप देखेंगे तो टंगस्टन का हमारा कितना हो जाएगा, टंगस्टन का हमारा होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ऐसे दोस्तों देखेंगे टेंटालम, दोस्तों देख लीजिएगा जो दिया गया है टेंटालम, तो टेंटालम का भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कहना निम्नलिखित में कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। अच्छा प्रयोग नहीं हो सकता तो नाइक्रोम फिलामेंट प्रयोग नहीं हो सकता। बाकी देखिए टेंटालम फिलामेंट, टंगस्टन, कार्बन ये सब प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन नाइक्रोम का फिलामेंट प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। देख लीजिएगा लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, तो अभी अभी आपने पढ़ा है ना कि लैंप के लिए हम टेंटालम फिलामेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। 31 का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 30, अच्छा फिर एक बार 30 और रख दिया गया है ना, देख लीजिएगा ये यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। और जस्ट अभी यही सेम क्वेश्चन आप पढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, तो नाइक्रोम फिलामेंट जो हमारा होता है वो हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देख लीजिएगा डी ऑप्शन, तो 30 का देख लीजिएगा वही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, 30 का डी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब अगला कहा 31 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है। स्पिनिंग ड्राइंग प्रक्रम है, फिर कहा गया एम्बासिंग भी ड्राइंग प्रक्रम है, लासिंग इनमें से कोई नहीं। लासिंग जो है ये ड्राई प्रक्रम नहीं है, लासिंग ड्राइंग प्रणाली या ड्राइंग प्रक्रम नहीं है, तो ये हो जाएगा 31 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा जबकि देखिए ट्यूब ड्राइंग, एम्बासिंग तथा स्पिनिंग में से सभी एक ड्राइंग प्रणाली का प्रक्रम माने जाते हैं, लेकिन लासिंग जो है हमारा ड्राइंग प्रक्रम प्रणाली नहीं है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 32 नंबर, और 32 नंबर पे कहा गया है कि माइक्रोमीटर प्रति कैलिपर्स की यथार्थता नापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जा सकता है। स्लिप गेज का, प्लग गेज का, फीलर गेज का, रिंग गेज का। तो 32 का अगर देखेंगे दोस्तों तो ए ऑप्शन देख लीजिएगा, 32 का ए स्लिप गेज, देख लीजिएगा 32 का विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा स्लिप गेज। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 32 का ए स्लिप गेज, 32 का ए के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर्स या कैलिपर्स की यथार्थता नापने के लिए स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर 32 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 33 नंबर यहीं पे देख लीजिएगा दोस्तों दिया गया है, कहा गया कि नियंत्रक पट्टों में बल्ब या पायलट लैंप या एलईडी का प्रयोग डाट के रूप में किया जाता है। मापक यंत्र के रूप में, सूचक युक्ति के रूप में, प्रकाश उत्पन्न करने वाली युक्ति के रूप में, गुणक युक्ति में। तो यहां पे देखेंगे 33 का जो हमारा दिया गया है ना, तो देखिए नियंत्रक पट्टों में बल्ब या पायलट या लैंप या एलईडी का प्रयोग सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूचक युक्ति, देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 33 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 33 से हम लोग देखेंगे 36 नंबर तक के क्वेश्चनों को, और यहाँ पे कहा है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा, या पिघलेगा, इसकी वैद्युत कुंडली जल जाएगी, या काम करेगा, इससे बिजली का झटका लगेगा। मतलब इसके कहने का क्वेश्चन का ये है कि अगर आप जैसे कि कोई केतली है बिजली से चलने वाली, अगर उसमें पानी आप नहीं भरेंगे और उसको आप वैद्युत में लगा करके यानी कि उसको पावर दे करके चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो पिघल जाएगी, क्या इसकी वैद्युत कुंडली जल जाएगी, या काम नहीं करेगा, या इसमें बिजली का शॉक लगेगा या झटका लगेगा। दोस्तों जब बिना पानी के आप चलाएंगे तो इसकी क्या होगी, कुंडली जल जाएगी। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 34 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर कहा है कि निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए।
निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है। डिम्पीकृत कंपित्र है। श्रेणी में दो टैंक की परस्पर क्रिया है। श्रेणी में दो टैंक की अपरस्पर क्रिया है। तो 35 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है, तो यह प्रथम आदेश प्रणाली होता है। देखिए, प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए, तो प्रथम आदेश प्रणाली हमारा जो ए ऑप्शन पे दिया गया है कि ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है। तो 35 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिएगा, कहा गया नीचे दिए गए में से स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है। स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है, तो स्किन इफेक्ट की घटना दोस्तों दिष्ट धारा लाइन चालकों में नहीं होती है। यह घटना प्रत्यावर्ती धारा लाइन चालकों में उत्पन्न होती है। किसमें होती है, प्रत्यावर्ती धारा लाइन चालकों में होती है, यानी कि चालक धातुओं में होती है। देख लीजिएगा, दिया गया 36 का सी ऑप्शन पे, तो सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 36 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 37 नंबर से लेकर के 39 नंबर तक के क्वेश्चनों को, और इस पे कहा गया है केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाए। तो यहां पे अगर दोस्तों देखेंगे, देख लीजिएगा रेजिन में, ईयर नंबर 7 में, या एल्युमिनियम में, तनु हाइड्रोक्लोरिड एसिड में। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 37 का, तो केबल में जोड़ लगाने या आम बिजली प्रयोजनों में, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में रेजिन का प्रयोग किया जा सकता है। किसका, फ्लक्स के रूप में हम लोग रेजिन का प्रयोग करते हैं, जो कि दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 37 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 38 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में प्रचलित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचलित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समय विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होती है। रीड रिले, विद्युत चुंबकीय रिले, क्लैपर प्रकार की आर्मेचर रिले, या फिर दोस्तों तापीय रिले। तो 38 का देखेंगे तो विकल्प नंबर यहां पे देखेंगे तो तापीय रिले का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिएगा, यहाँ पे तापीय रिले दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 38 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति होती है, यानी कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 39 का विकल्प नंबर हमारा सी। देख लीजिएगा, वर्गाकार या त्रिभुजाकार, ज्या तरंग या पल्सेटिंग डीसी। तो 39 का देखेंगे तो सी ऑप्शन देख लीजिएगा, दिया गया है ज्या तरंग। क्या हो जाएगा, ज्या तरंग। यहां पे आप क्या मानेंगे, ज्या तरंग। 39 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें हम कि प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति ज्या तरंग होती है। प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न शक्ति का प्रकार ज्या तरंग होता है। प्रत्यावर्तक वह युक्ति है जिसमें स्टेटर तथा रोटर होता है। रोटर के भाग में पोल होता है तथा स्टेटर के भाग में चालक होता है। ये बात आप सब जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 के बाद हम लोग आ जाएंगे 40 नंबर से लेकर दोस्तों 42 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक डाक डाट के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, ए से डी टर्मिनल, ए से डी परिवर्तन के लिए, फिर कहा गया है डी से ए परिवर्तन के लिए, तापमान से वोल्टता परिवर्तन के लिए, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक डाट डाट के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये एनालॉग डिजिटल से परिवर्तित ए से डी के लिए हम लोग परिवर्तित करते हैं। किससे, ए से डी के लिए। देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 40 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सौर सेलों में दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन देख लीजिएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। सौर सेलों का मतलब जो सेल हमारे सौर ऊर्जा द्वारा चार्ज हो जाते हैं उनको हम सौर सेल बोलेंगे। उसमें हम सिलिकॉन का प्रकाश का अवशोषण करके विद्युत को उपजाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है।
तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 41 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा क्वेश्चन पे कहा गया है कि सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। सौर सेलों की जो अपेक्षित दक्षता होती है वो दोस्तों 25% से लेकर के 35% तक होती है। ये दिया गया, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 42 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 42 से 45 नंबर तक के क्वेश्चनों को, और इस पे हमारा कहा गया है, ये कहा गया है कि सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाएगा। देखिए, वह पदार्थ का गुण होता है जो अपने चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में अगर आप बताएं तो परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के पथ या मार्ग में प्रस्तुत प्रतिरोध प्रतिष्ठंभ कहलाता है। यानी कि अगर दोस्तों देखेंगे तो ये प्रतिष्ठंभता जो लिखा हुआ है, देखिए प्रतिष्ठंभता गलत हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रतिष्ठंभ ये दिया गया है डी ऑप्शन, देख लीजिएगा। ये प्रतिष्ठंभ को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलते हैं रिटेक्टेंस, देख लीजिएगा RETUC, देखिए TUCTANCA, रिटेक्टेंस हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिटेक्टेंस बोलेंगे। विकल्प नंबर हमारा 43 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 43 के बाद हम लोग देखेंगे 44 नंबर, और इस पे कहा गया है कि लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिमाण है। आवेश का, प्रेरित धारा का, ऊर्जा का, या प्रेरित EMF का। देखिए, लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो ये है दोस्तों 44 का हमारा देखेंगे विकल्प नंबर सी, ऊर्जा का। देखिए, लेंज नियम हमारा जो होता है वो किसके संरक्षण के नियम पर काम करता है? वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे काम करता है। तो यहाँ पे 44 का हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देख लेते हैं 44 के बाद हम लोग 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जब तर्जनी अंगुली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है तब बीच की अंगुली निम्नलिखित की दिशा की ओर इशारा करेगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उस समय में जो ये होगी बीच की अंगुली चालक की धारा की दिशा की ओर इंडिकेट करेगी। देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है, तब बीच की अंगुली चालक के धारा की दिशा की ओर इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 45 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, और 44 का यहाँ पे दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया था। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग 45 के बाद देखेंगे 48 नंबर तक के क्वेश्चनों का, और इस पे हमारा कहा गया है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं किसके? 5 संयोजी के, या त्रिसंयोजी के, द्विसंयोजी के, या चतुर्थ संयोजी के। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक जो होते हैं वो चतुर्थ संयोजी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? चतुर्थ संयोजी। 46 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और इस पे कहा गया है कि संग्राही पश्च दिशिक बायस में मामूली बढ़ोतरी से क्या होगा। देखिए, संग्राही पश्च दिशिक बायस में मामूली बढ़ोतरी से क्या होगा। देखिए, संग्राही पश्च दिशिक बायस में मामूली बढ़ोतरी से संग्राही प्रतिलोम संतृप्त करंट में काफी कम परिवर्तित होगा। देखिए, संग्राही पश्च दिशिक बायस में मामूली बढ़ोतरी में संग्राही प्रतिलोम संतृप्त करंट में काफी कम परिवर्तन होगा। देखिए, काफी कम परिवर्तन होगा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 47 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 48 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल और फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या से मिलाया जाता है, जो कि एक अतिचालक है, एक चालक है, एन प्रकार का एक अर्धचालक है, या पी प्रकार का एक अर्धचालक है। तो 48 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर जो दोस्तों देख लीजिएगा सी, एन प्रकार का एक अर्धचालक होता है। ये 48 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या से मिलाया जाता है, जो एन प्रकार का अर्धचालक है, क्योंकि फास्फोरस तथा एंटीमनी दोनों पंच संयोजी तत्व माने जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 48 का
विकल्प नंबर इन प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। ये सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 49 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है आयनिक, सहसंयोजी, धात्वी, उप सहसंयोजी। देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो भाई यहाँ पे 49 नंबर में देखेंगे तो जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध सहसंयोजी है। देखिए आबंध क्या है, सहसंयोजी है, ये दिया गया है दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी पे, तो सहसंयोजी दिया गया है बी ऑप्शन। तो 49 का हमारा देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भाई आगे देख लीजिएगा 49 के बाद हम लोग 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर में कहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर को आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बात बताना है भाई। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है, गलत कह रहा है। वोल्टता बढ़ती है, ये तो यहां तक तो ठीक कहा, फिर धारा कम होती है, सही कह रहा है। केवीए स्थिर रहता, बिल्कुल सही कह रहा है। देख लीजिएगा 50 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे कहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर को हिंदी बोलेंगे स्वपरिणामित्र। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है, यानी कि एक स्वपरिणामित्र का प्रमुख उपयोग क्या है। पृथककारी ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, यंत्र ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, वितरण ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। तो 51 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा ये परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य क्या होता है कि परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। 51 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 51 के बाद हम लोग 52 नंबर देखेंगे, और 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। तो देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर का अगर आप कोड बनाएंगे तो सबसे उपयुक्त सामग्री जो हमारी होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सबसे उपयुक्त सामग्री हो जाएगा अतप्त वेल्लित कण विन्यस्त इस्पात। देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर को कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री अतप्त, देखिए अतप्त वेल्लित कण विन्यस्त इस्पात। देख लीजिएगा ये दिया गया है, ये तप्त नहीं होगा अतप्त होगा, अतप्त वेल्लित कण विन्यस्त इस्पात, ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये पेपर में, इसको आप ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है, तो अतप्त, अतप्त वेल्लित कण विन्यस्त इस्पात। तप्त कह देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 52 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 53 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 53 नंबर में कहा कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। तो फेज अंतर दोस्तों कितना होगा, 180 डिग्री का होता है। तो यानी कि यहाँ पे 53 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ यानी कि 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर 180 डिग्री का होता है। ट्रांसफार्मर एक वैद्युत स्थैतिक मशीन है। ट्रांसफार्मर क्या है, यह एक वैद्युत स्थैतिक मशीन है जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें, देखिए ट्रांसफार्मर, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, ये एक वैद्युत स्थैतिक मशीन है। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे वैद्युत स्थैतिक, देखिए ट्रांसफार्मर एक वैद्युत स्थैतिक मशीन है। क्या है तो दोस्तों ये मशीन है, पहला पॉइंट हो गया। अब दोस्तों यह दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए कौन, ट्रांसफार्मर, यह म्यूचुअल, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्शन, देखिए इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के आगे लिख दीजिएगा सिद्धांत पर कार्य करता है, पर आगे लीजिए कार्य करता है। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, 53 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया, और 53 से रिलेटेड हमारे 2 पॉइंट हो गए। और आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि धारा को मापने का मापक विदित है। धारा को मापने का जो वो होता है
धारा को मापने का मापक विधि था, तो दोस्तों धारा मापी से धारा को मापा जाता है। तो 54 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 54 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। और 55 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किसी धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर, देखिए धारा मापी को आप क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। तो यानी कि कहा गया है कि किसी गैल्वेनोमीटर में, आगे दोस्तों क्या कहा गया है कि किसी गैल्वेनोमीटर या किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़कर, फिर कहा गया है कि धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ करके, फिर कहा गया कि धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ करके, या कह रहा उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी धारा मापी में या गैल्वेनोमीटर में आप कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ करके किया जा सकता है। 55 का देखेंगे, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे कहा है कि जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल डॉट डॉट प्रभाव दर्शाता है। जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल डॉट डॉट प्रभाव दर्शाता है। तो क्रिस्टल कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, क्रिस्टल हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाएगा। यहाँ पे आप क्या भरेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 56 का विकल्प नंबर भाई हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 57 नंबर देख लीजिएगा, और 57 नंबर में कहा है कि 3 फेजी पिंजरी प्रेरण मोटर यानी कि पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि में या किस विधि से किया जाता है। स्पंद कोड मॉड्यूलन में, या स्पंद समय मॉड्यूलन में, स्पंद स्थित मॉड्यूलन में, स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन में। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 3 फेजी पिंजरी प्रेरण मोटर को अंग्रेजी में बोलेंगे तो पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की किस विधि से किया जाता है। स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन में हम लोग इसकी क्या करते हैं, इसकी गति का नियंत्रण करते हैं। यानी कि विकल्प नंबर हमारा 57 का जो दिया गया है डी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति होती है, समान रहती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनिश्चित रहती है। फिर से समझिएगा, यहाँ पे कहा जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति दोस्तों जो होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। विकल्प नंबर बी पे मौजूद है। तो 58 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर वह है, देखिए यूनिवर्सल मोटर कह रहा क्या है, तो यूनिवर्सल मोटर वह है जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, यूनिवर्सल मोटर वह है जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है, ये दिया गया देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 59 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी श्रेणी मोटर के समान होती है। इसे एसी पर भी प्रचलित करने के लिए आर्मेचर तथा फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो ये हो जाएगा 59 का विकल्प नंबर सी। और 60 नंबर देख लीजिएगा, कहा गया है कि सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकता है। सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकता है। तो सार्वत्रिक मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर समान गति से चल सकता है। देखिए सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकता है तो एसी तथा दोस्तों डीसी, देखिए एसी, देखिए प्रत्यावर्ती धारा बोले तो एसी और दिष्ट धारा बोले तो डीसी, सप्लाई दोनों पर चल सकता है। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 60 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 60 के बाद हम लोग देखेंगे, देखिए 60 के बाद 61 से लेकर के हम लोग देखेंगे 63 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखा जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 61 नंबर हमारा देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देख लीजिएगा, देखिए जब कह रहा आर प्रतिरोध को या आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है तो जब फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कह रहा इनका तुल्य प्रतिरोध होगा
देखिए R हमारा वो है, इनको n बराबर भागों में काटा जाएगा तो ये 1/n हो जाएगा, तो r/n बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो r/n दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 61 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा भाई। इस प्रकार से हमारा ये बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए n समान भाग के प्रतिरोध को r को, जिसमें r क्षमता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो r/n बन जाएगा, ठीक है भाई। अगर श्रेणी क्रम में कहता तो r+n हो जाता, यहाँ पे समांतर क्रम कहा है इसलिए यहाँ पे r/n के रूप में ये हो जाएगा। देख लीजिएगा समांतर क्रम। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो सब कुछ दिया गया है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 62 नंबर में दिया गया है हमको एक प्रकार से 2.2 किलोवाट, देख लीजिएगा ये जो दिया गया है P दिया गया है 2.2 किलोवाट दिया गया है। वोल्टेज कितना दिया गया है V, विभवांतर कितना दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है। तो अब हमको निकालना क्या है, तेरा प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध R बराबर हम जानते हैं क्या होता है, V² अपान का P होता है, V² P। देख लीजिएगा V² हमारा कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 अपान का P का मान कितना दिया गया 2.2 हो जाएगा, और किलोवाट है तो इसलिए इसमें दोस्तों हम 1000 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। देखिए पॉइंट हटाया, 1 जीरो और बढ़ गया, देखिए 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गए, ठीक है। अब देखिए एक ये 22 से ये 22 कट जाएगा, ओनली कितना आ गया हमारा, देख लीजिएगा ओनली 22 आ गया, ये हमारा आ गया R कितना आ जाएगा 22 ओम। देख लीजिएगा ये हमारा R कितना आ गया 22 ओम आ गया। तो हीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 22 ओम, ये दिया गया दोस्तों। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो 62 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 63 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है, 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस होगा। देखते हैं भाई 63 नंबर में यहाँ पे जो हमारा दिया गया था, बात पहले समझिएगा क्वेश्चन पे कि ये जो हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ से हम लोग जो इतने में सॉल्व करेंगे, ये 63 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे 63 नंबर, देख लीजिएगा भाई 63 नंबर में फार्मूला हमारा हो जाएगा R1 अपान का R2 बराबर L2 अपान का L1, ये फार्मूला बनता है। देख लीजिएगा यहाँ पे इसने बता दिया है कि 1 मेगा ओम, देखिए R1 का मान कितना बता दिया गया, यहाँ पे देख लीजिएगा 1 मेगा ओम इंसुलेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 मेगा ओम, ठीक है भाई। R2 का वैल्यू हमको नहीं पता तो R2 की जगह पर R2 रख देंगे। L2 का मान दोस्तों देख लीजिएगा ये कितना पता है 50 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 किलोमीटर, तो 50/10 हो जाएगा। देखिए 50/10, ये जो हमारा दिया है L1 दिया है, ये L2 है दिया है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये बन जाएगा 5R2 बराबर 1 मेगा ओम बन जाएगा। देखिए R2 बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मेगा ओम हो जाएगा भाई, इतना हो गया। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 0.2 मेगा ओम, देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 63 का दोस्तों हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई 63 का बी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लेंगे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर से लेकर के दोस्तों देख लीजिएगा 66 नंबर तक के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कहा गया कि शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत कम होता है, बराबर होता है, अधिक होता है या बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे 64 नंबर में देखेंगे तो देखिए शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। देखिए शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, क्या होगा बहुत अधिक होगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 64 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 65 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन पे वही काम करेंगे जैसा भी हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर हमारा दिया गया है भाई। यहाँ पे अगर हम रखें तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा देखिए फार्मूला हमारा वही बनेगा। देखिए फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमारा होता है R1 L2 बराबर
L1R2, L1R2 क्या है, तो आप उसको उस प्रकार लिख दीजिए जैसे हमें पिछले लिखे थे, R2 अपान का R1 और L2 अपान का L1, चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, देखिए L2 अपान का L1 बराबर R2 अपान का R1, चाहे आप इस प्रकार लिख दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, जो ये 20 सेंटीमीटर लंबी, तो ये क्या दिया गया 20 सेंटीमीटर, L1 का मान दिया गया है, और L2 का मान दोस्तों देख लीजिएगा 40 सेंटीमीटर लंबी, तो 40/20 बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा देख लीजिएगा 40/20 बन जाएगा। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा R2 यहाँ पे अगर रखेंगे आप, तो ये हमने दोस्तों देख लीजिएगा रख दिया यहाँ पे R2, देख लीजिएगा R2 हमको पता करना है, और R1 का मान दोस्तों देख लीजिएगा 5 मेगा ओम दिया, 5 ओम दिया है, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा 5 रख दीजिएगा। देखिए ये 20 दूना 40 हो जाएगा, तो R2 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा भाई। 10 ओम देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 10 ओम हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 65 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 65 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। रहा है निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, प्रदीप्त की, चाल नियामक की, कर्षण की, या उपर्युक्त सभी की। तो 66 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, चाल नियामक की। तो 66 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 66 के बाद हम लोग देखेंगे 67 से 69 नंबर तक के क्वेश्चनों को। इस पे कहा गया है कि दिष्ट धारा जनित्र में, देख लीजिएगा, दिष्ट धारा जनित्र में निम्न के द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है। देखिए दिष्ट धारा जनित्र में निम्न के द्वारा कम्यूटेटर से धारा क्या की जा सकती है, धारा संग्रहित की जा सकती है। तो दोस्तों किसके द्वारा, कार्बन ब्रुश के द्वारा हम लोग धारा को संग्रहित करते हैं, यानी कि दिष्ट धारा जनित्र में कार्बन ब्रुश द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 67 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 68 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध डाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्र के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे भर दिया जाएगा दोस्तों क्षेत्र, डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध क्षेत्र के बराबर होता है। दिया गया है 68 का हमारा यहाँ पे ए के साथ, देख लीजिएगा 68 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 68 का ए ऑप्शन, और यहाँ पे देख लीजिएगा। और अगला देखेंगे 69 नंबर हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है भाई कि डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, देखिए कि डायनमो का एक काम क्या है, डायनमो क्या करता है, डायनमो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो देखिए 69 का हमारा विकल्प नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो हमारा बदलता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलेंगे, यानी कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 70 से 72 नंबर तक के क्वेश्चनों को, और इस पे कहा है कि डायनामो परिवर्तित करता है। फिर देख लीजिएगा क्या कहा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हमारा 70 का क्या हो जाएगा, सी के साथ। दोस्तों देख लीजिएगा 70 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, मोटर परिपथ में लगी होती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगी होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा होता है, उपर्युक्त दोनों, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। 71 का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिया गया मोटर परिपथ में ओवरलोड सुरक्षा एवं लघु परिपथ सुरक्षा लगा होता है। ये दोनों क्या होता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटर पे लगी होती है। दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि इनमें से उपयुक्त दोनों लगी होती है। 71 का सी ऑप्शन देख लीजिएगा, मोटर परिपथ में क्या होता है, देखिए मोटर परिपथ में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी लगा होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी लगा होता है। तो 71 का हमारा विकल्प नंबर सी, देखिए सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 72 नंबर, और इसमें कहा है कि डीसी मोटर साधारणतः किसमें प्रयोग होता है। डीसी मोटर साधारणतः दोस्तों आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होता है। डीसी मोटर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग करते हैं। संकर्षण कार्यों में सामान्यतः डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए डीसी मोटर को साधारणतः किसमें प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। देख लीजिएगा 72 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 72 के बाद हम लोग 73 नंबर देखेंगे, और 73 में कहा गया है कि डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ज्यावक्रिय होता है,
आयताकार होता है, चतुष्फलकीय होता है या प्रत्यावर्ती होता है। तो यहां से दोस्तों हम आपको बता दें कि डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में ज्यावक्रीय होता है। क्या होता है? ज्यावक्रीय। ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा 73 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 200 वोल्ट डीसी पार्श्वपथ मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट 2 एम्पियर है तो विरोधी ईएमएफ का मान होगा। देख लीजिएगा यहाँ पे विभवांतर कितना दिया गया है? 200 वोल्ट। वी दिया गया है आपका भाई 200 वोल्ट दिया गया है, तो यहां से आप बना लीजिएगा 200 वोल्ट बना दिया। फिर आगे देख लीजिएगा आर कितना दिया गया है? देखिए आर दिया गया है 0.5 ओम हमारा दे रखा है, 0.5 ओम दे रखा है। आई कितना दे रखा है? आई हमारा 2 एम्पियर दे रखा है, तो आई यहाँ पे आप लिख दीजिएगा भाई 2 एम्पियर रख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया आई को 2 एम्पियर रख दिया। ये क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 74 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आई इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों? यहाँ पे करा ईएमएफ निकालना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ईएमएफ निकालेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईएमएफ यानी कि ईबी। ईएमएफ का माना देखिए ईएमएफ देख लीजिएगा ईएमएफ हमारा आएगा, यहाँ पे हमारा ईबी आप कह लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा V बराबर V माइनस आई आर हो जाएगा। ये बनेगा जाकर के V बराबर आई आर। देखिए V का मान हमारा 200 पता है, I का मान हमको पता है 2 और R का मान पता है 0.5। तो 200 माइनस का 2 पंचे 10 1.0 बन जाएगा। तो यहाँ से 200 कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा 199 वोल्ट आ जाएगा। 199 वोल्ट दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 74 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 74 का विकल्प नंबर सी हो गया राइट। और आगे देख लीजिएगा 75 नंबर क्वेश्चन। और 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज के इस पार्ट का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपका कोई राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, आपके द्वारा कोई डाउट भेजा जाता है तो उसका सोल्यूशन मिलेगा, ये क्लास नोट्स का आंसर पीडीएफ मिलेगा। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस बुक का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ग्रुप से जरूर जुड़े, ताकि दोस्तों आपको क्या हो कि आपका कोई डाउट क्लियर हो सके और कोई डाउट बच ना सके। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे ग्रुप में जरूर जुड़े दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आप चैनल से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि वाईसीटी रीजनिंग 2024 की संपूर्ण बुक हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है। मैथ इस समय पे शाम को 4 बजे चलता है और फिजिक्स और बायोलॉजी हमने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। अब केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने को है। तो ये सारे शब्द हैं दोस्तों। और जनरल अवेयरनेस में दोस्तों भी हमने वहां पे हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर रखी है। अगर आप उन सब वीडियो को ना देखे हो दोस्तों, प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। कहा गया कि लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दूं कि लोकोमोटिव में ट्रैक्शन अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त मोटर डीसी सीरीज मोटर होती है। क्या होती है? डीसी सीरीज मोटर होती है, क्योंकि ट्रैक्शन में उच्च बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है या मोटर नो लोड पर उच्च गति पर चलती है, इसलिए हमें हमेशा लोड पर रखा जाता है और लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। तो देख लीजिएगा लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? ये डीसी सीरीज मोटर्स होती है। तो 75 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।